नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज, अभी तक जो हमने स्टडी किया उसके बाद आगे का जो कंसेप्ट आता है आपका, हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। अब आपने ये तो देख लिया ट्रेड कैसे एक्सप्रेस होते हैं, कैसे वो टॉल आया तो डोमिनेंट, फर्स्ट जनरेशन में टॉल आया तो हमने कहा डोमिनेंट ट्रेड है, ऐसे सीड्स की शेप्स में हमने देखा, जो भी देखा। तो ये कैसे एक्सप्रेस होता है ये पूछा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। जो डीएनए जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है सेल्स में। ठीक है, उसके बाद एक आ जा रहा है आपको, a section of DNA that provide information for one protein is called the gene। मैंने आपको कहा था ना स्पेसिफिक एरिया होते हैं, तो क्या था स्पेसिफिक सेक्शन जो होता है डीएनए का जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वन प्रोटीन, उसको हम क्या कहते हैं, जीन। तो डीएनए से देखो सबसे पहले क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्या हो गया डीएनए, और डीएनए से फिर आगे क्या हो जाता है आपका जीन। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या कहा गया आपको, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। वो उसका क्या होता है, जीन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आता है, जैसे एग्जांपल में ले लो टॉलनेस ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हुआ क्या था, प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। प्लांट्स में कोई प्लांट बहुत बड़ा है कोई छोटा है, वो किस पर डिपेंड करता है, हार्मोन्स पर। होता है ना ऑक्सीजन हार्मोन, आपने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन होता है। ठीक है, अब किसी प्लांट में अगर प्रॉपर ग्रोथ हो रही है तो इसमें हार्मोनल जो उसमें हार्मोनल ग्रोथ है वो अच्छी है, और हार्मोनल ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है, एंजाइम्स पर। ये समझ में आ रही है? ठीक है, तो plant height can thus depend on the amount of a particular plant hormone. The amount of the plant hormone made will depend on the efficiency of the process for making it। जिस प्रोसेस से ये आगे मतलब कि ये ग्रोथ होती है, जिस प्रोसेस से ये ग्रोथ होती है, ये प्रोसेस किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका एंजाइम पर। मैं क्या कह रहा हूँ, कंसीडर नाउ एन एंजाइम, एंजाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तो आपने कहा कि प्लांट की जो ये ग्रोथ होती है वो किस पर डिपेंड होती है, हार्मोन। हार्मोन जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है आपका, एंजाइम पर। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, फिर आगे आपको ये कहा जा रहा है, इफ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली, अगर ये एफिशिएंटली वर्क करता है, अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड, अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड, तो ग्रोथ अच्छी होगी, एंड द प्लांट विल बी टॉल। इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज एन ऑल्ट्रेशन, उसमें ऑल्ट्रेशन आना शुरू हो जाती है, उसमें कोई मतलब कि उस ऑल्ट्रेशन आने की वजह से क्या होगा, जो एंजाइम्स है उसमें दिक्कत आना शुरू है, यानी कि एंजाइम्स का जो प्रोसेस, जो एंजाइम्स के थ्रू वो प्रोसेस हो रहा था वो प्रॉपर नहीं होगा। कहता है इफ द जीन फॉर द एंजाइम हैज एन ऑल्ट्रेशन दैट मेक्स द एंजाइम लेस एफिशिएंट, इससे एंजाइम क्या होता है, लेस एफिशिएंट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस, तो हार्मोन्स लेस हो जाएंगे, हार्मोन लेस हो जाएंगे तो प्लांट क्या होगा, शॉर्ट होगा। इसका मतलब जो जीन्स कंट्रोल होता है, द जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स, इसका मतलब जो जीन्स होता है वो ट्रेड को और कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पहले समझ लो बाद में लिखवाता हूँ, इतनी बात समझ में आ गई? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज जो आपको बताएगी वो क्या करेगी, कि प्लांट्स में देखो जो डीएनए होता है वो क्या किस चीज की इंफॉर्मेशन बनाता है, प्रोटीन। फिर हमने कहा स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जो डीएनए होता है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डीएनए जिसमें वन प्रोटीन बनता है पर्टिकुलर, उससे क्या होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू जीन। जैसे कि आपने ये कहा डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन, उसको उस प्रोटीन के का क्या कहा जाता है, जीन का है, स्पेसिफिक वो। ये क्लियर हो गया? फिर हमने कहा कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्लांट। प्लांट में टॉल और शॉर्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, भाई हाइट होगी कैरेक्टरिस्टिक्स, और टॉल और शॉर्ट उसमें क्या हो गया, ट्रेट हो गया। ये किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन्स, और हार्मोन्स एक प्रोसेस पे डिपेंड करता है, और प्रोसेस किसके थ्रू होता है, एंजाइम्स के थ्रू। समझ में आ गया? अब जीन में अगर कोई एडल्ट्रेशन होगा, अगर जीन में कोई भी एडल्ट्रेशन होगा तो उससे क्या होगा, उससे एंजाइम में असर पड़ेगा, एंजाइम पर असर पड़ेगा तो प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा, प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर हार्मोनल ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉपर हार्मोनल ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट कैसा हो जाएगा, आपका शॉर्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई? ठीक है, इसी तरह से देखो फिर आगे क्या कहा गया है, both parents must be contributing equal to the DNA of the progeny during sexual reproduction। यहाँ पढ़ चुके हैं, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसी तरह से each pea plant must have two sets of all genes, जैसे कि हमने देखा था one inherited from each parent, ऐसे होता था। जैसे कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी, तो यहाँ से गैमेट्स क्या आता था, कैपिटल टी, यहाँ से क्या आता था, स्मॉल टी, ऐसे ही होता था।
इक्वली इसी तरह से होता है, तो यही कहा जा रहा है आपको कि ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन्स, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। ये कहानी भी क्लियर, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, वन ईच फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट। ऐसे ही होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो एक एक दोनों से कंट्रीब्यूट करता है। Every germ cell will take 1 chromosome from each pair and thus these may be of either maternal or paternal origin। अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है आपका, देखो इस तरह से जो पेयर्स होते हैं, आपने देखा 23 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 23। 23 में से ये जो 22 पेयर्स होते हैं, जो 22 पेयर्स होते हैं, ये तो क्या होते हैं, इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। 23 पेयर्स ऑफ जो क्रोमोसोम्स होता है, उसमें 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स। जो 23rd पेयर होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये मेल और फीमेल में किस तरह से होता है? देखो मेल की बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम 23rd पेयर होता है, इसमें एक्स और वाई का पेयर होता है, सेम काइंड ऑफ पेयर नहीं होता। लेकिन फीमेल की बॉडी में ये क्या होता है? प्रॉपर पेयर होता है, एक्स और एक्स। तो ये कहा जा रहा है एक्स वाई और यहाँ से एक्स एक्स। तो यहाँ से अगर एक्स आता है, यहाँ से भी एक्स आएगा, तो आपको पता है जो जाइगोट में फॉर्मेशन होगी वो बेबी गर्ल की होगी। और यहाँ से अगर वाई आता है और यहाँ से तो एक्स ही आएगा फीमेल की बॉडी से, तो जो जाइगोट में फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? बेबी बॉय। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। ये समझ में आ गया, ठीक है। एंड दीज मे बी ऑफ ईदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन। व्हेन 2 जर्म सेल कंबाइन दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। भैया एक मेल से कितने आए? 23, फीमेल से कितने आए? 23। कंबाइन हो गए तो नॉर्मल हो गया ना 46। 46 का मतलब 23 पेयर्स बन गए। दोनों से जो क्रोमोसोम्स का कंट्रीब्यूशन हुआ, मेल की बॉडी से कितने ट्रांसफर हुए? 23। फीमेल की बॉडी से भी टोटल कितने हो गए? 46। 46 मींस कितने पेयर हो गए? 23। तो यही चीज आपको यहाँ बताई जा रही है। When 2 germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of the DNA of the species. Is it clear? ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो आप कहोगे ह्यूमन सेल्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें मैंने क्या कहा, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं हम? ऑटोसोम्स। एंड 1 पेयर किस चीज का होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स का। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है जो आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेक्ट। भाई हम कहते हैं कि भैया दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, कैसे होता है ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप आंसर किस तरह से दोगे, द गैमेट्स ऑफ बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट हैव हाफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द ऑफस्प्रिंग, hence 23 chromosomes are inherited from the father, ये भी हमने डिस्कस किया, and 23 chromosomes from the mother। क्लियर है? ठीक है। hence there is an equal contribution of male and female to the offspring। इस तरह से आप इस आंसर को एक्सप्लेन करें। भैया हम कहेंगे मेल पार्टनर से भी कितने क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं? 23। फीमेल पार्टनर से भी कितने ट्रांसफर होता है? 23। तो दोनों से इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। इस तरह से आप इस आंसर को दो। आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का जब हम क्वेश्चन आंसर्स पर अभी आगे कंटिन्यू करेंगे तो वहां ये क्वेश्चन दोबारा आएगा, तो आप देखोगे, ठीक है। ये बुक का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, जो लास्ट कंसेप्ट है आपका, क्योंकि इवोल्यूशन तो आपको करना नहीं है, और वो है आपका सेक्स डिटरमिनेशन। क्या आता है? सेक्स डिटरमिनेशन। तो सेक्स डिटरमिनेशन में देखो, मैं मेन पॉइंट अगर मैं आपसे क्या डिस्कस करूं, इन ह्यूमन बीइंग्स द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। इन अदर वर्ड्स द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड वेदर वी विल बी बॉयज और गर्ल्स। ये क्लियर हो गया? भाई जो चीज पेरेंट्स की बॉडी से ट्रांसफर होता है उसी से डिसाइड होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो बॉय होगा या गर्ल होगी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, the explanation lies in the fact that all human chromosomes are not paired. Most human chromosomes have a maternal and a paternal copy, and we have 22 such pairs.
बट वन पेयर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम, जैसे कि मैंने बताया XY या XX इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर। वुमन की बॉडी में तो परफेक्ट पेयर होता है, लेकिन मैन की बॉडी में क्या होता है, इम्परफेक्ट पेयर होता है। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड X, but men have a mismatched pair in which one is a normal size X while the other is a short one called Y. So women are XX while men are XY. ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपको पता ही है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर XX होगा तो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। लेकिन अगर जो पेयर बनेगा XY बनेगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, मेल होगा। सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इस तरह से होता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है। How do germ cells, that is gametes, get single set of genes from parents who have two copies in them? अभी तक जो आपने पढ़ा है कंसेप्ट, इस पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरह से पूछे जाते हैं। कह रहा है How do germ cells, that is gametes, get single set of genes from parents who have two copies in them? दो कॉपीज होती है, लेकिन gametes क्या होता है, एक ही ट्रांसफर होता है। कहता है each gene set is present not as a single long thread of a DNA बट एज ए सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसीज। भाई जो क्रोमोसोम्स होता है सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसीज की तरह होते हैं, इस तरह से होते हैं। आप समझ आ गया? मतलब इस तरह से जो क्रोमोसोम्स होता है वो इस तरह से सेपरेट पीसीज की तरह होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको दिखाया था मैंने, यू कैन सी दैट, ये देखो ये इस तरह से होता है क्रोमोसोम सेपरेट स्पीसीज। ये बात की जा रही है। समझ आ गया? फिर क्रोमोसोम से आगे क्या होता है, जब इसका एक्सटेंशन कर दिया जाता है तो इसी से आगे क्या बनता है, आपका डीएनए बनता है। और डीएनए में फिर स्पेसिफिक पोर्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जीन्स होते हैं। तो ऑर्डर वाइज क्या होगा, क्रोमोसोम से फिर एक, जैसे इस क्रोमोसोम को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये आगे जाके इस तरह से क्या बन जाएगा आपका, ये डीएनए बन जाएगा। ये इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, ये डीएनए बन जाएगा। और डीएनए मैंने बताया था स्पेसिफिक रीजन होता है, पोर्शन होता है, उसमें क्या होता है, फिर उसको क्या कहा जाता है, जीन। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ जी। हाँ, दोनों से भाई कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर का नहीं, क्रोमोसोम्स दोनों से 23 होते हैं। तो देखो ये चीज यहाँ पर कही जाएगी, each cell gets two copies of the chromosome, one from each parent. Each germ cells or gamete has one copy of it because there is reduction division in the sex organ at the time of formation of gametes. When fertilization takes place, normal number of chromosomes is restored in the progeny, ensuring the stability of DNA in the species. यही आपको वहाँ बुक में दिया गया था, उसी चीज को यहाँ पर इस तरह से आंसर की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। बट एट द एंड ऑफ द डे मेल की बॉडी से 23, फीमेल की बॉडी से 23, टोटल कितने हो गए 46, तो 23 पेयर हो गए ना। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए जो होती है वो रिस्टोर है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर जो आपका अभी आपने जो कंसेप्ट पढ़ा, हाउ इज द सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड, तो इट इज द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न कैन बी डिटरमाइंड। जो भी आपने समझा उसको किस तरह से आप मेंशन करोगे। In some animals, the temperature at which fertilized eggs are kept determine whether the developing animals will be male or female. Animals के केसेस में कुछ ये भी क्राइटेरिया होता है। The temperature at which fertilized eggs are kept determine whether the developing animal will be male or female. Some animals like snails can change sex, indicating that sex is not genetically determined. In human beings, आपको मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए, ये तो आपके नॉलेज के लिए आप कह लो। In human beings, sex of the individual is determined genetically, means genes inherited from the parent decide the sex of the offspring, यानी कि वो XY या X। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। जो आपका कंसेप्ट था सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये उसी की बात हो रही है। कंसेप्चुअली आप इसको कैसे समझोगे, इन ह्यूमन बींग ऑल क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, यही हमने डिस्कस किया। 22 chromosomes are paired, but one pair called sex chromosome is odd in not having a perfect pair in males. Female में हमने क्या कहा था, perfect pair होता है। Females have a perfect pair, both represented by XX. On the other hand, males have a normal size X, but the other is a short called Y, so it is shown as XY. All gametes or ova formed by the homogenetic female are similar, सारे के सारे similar होंगे, that is have X chromosome. लेकिन अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल्स हेट्रोजेनेटिक फॉर्म
two types of sperm, that is half with X chromosome and the other half with Y chromosome. Sex of the baby will depend on the fertilization. There are two possibilities. There are two possibilities. वो possibilities क्या होती हैं कि अगर देखो XX फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, पता कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल होने के इक्वल चांसेस हो। 50% हो सकता है कि जो पेयरिंग होगी वो XX होगी और 50% होता है कि जो पेयरिंग होगी वो क्या होगी XY। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑटोसोम्स, कितने पेयर मैंने बताए थे? 22। Those chromosomes which do not play any role in sex determination उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। सेक्स क्रोमोसोम इसका अपोजिट, those chromosomes which play a role in determining the sex of the newborn, they are called as sex chromosomes. If the sperm having X chromosome fertilizes with ovum with X chromosome, then it will be a female. If the sperm having Y chromosome fertilizes with ovum with X chromosome, then it will have XY chromosome, it will be a male. तो ये सारा आपका चैप्टर कंसेप्चुअली यहाँ के कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर, ठीक है। अब कंसेप्चुअली चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट आता है आपका पेज नंबर 147 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो क्या कहा था मेंडल ने, भाई जो F1 जनरेशन में शो होगा वो कैसा होगा, डोमिनेंट, और जो F1 जनरेशन में नहीं शो होगा वो कैसा होगा, रिसेसिव। ये भी कह सकते हो आप। मेंडल टू पी प्लांट विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या बताया था, शॉर्ट प्लांट, यही हमने डिस्कस किया था, ठीक है। On cross pollination, he got all tall plants in the first generation F1. फिर उसने क्या किया था, जो F1 जनरेशन में प्लांट प्रोड्यूस होते उनको सेल्फ पॉलिनेट किया था, राइट। बट बाय द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 tall plants, the plants of second generation consisted of tall and short plants in the ratio of 3:1. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में यही रेशियो आया था F2 में, राइट। और इस रेशियो को क्या कहा गया था, फिनोटाइप, right? On the basis of these experiment, the characteristics appeared in the first generation were called dominant, जो first generation में था, that is tall plant, and the characteristics that did not appear were called recessive dwarf। इस तरह से आपको यहाँ आंसर, ठीक है। Next question is question number 2. Question number 2 is how do Mendel experiment show that traits are inherited independently। कहता है मेंडल एक्सपेरिमेंट ने किस तरह से शो किया कि जो ट्रेड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। ये एग्जैक्टली किससे क्लियर हुआ था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इसमें न्यू मिक्सचर भी फॉर्म हुए थे, ठीक है। तो आप आंसर किस तरह से दोगे, मेंडल टू टू पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ टू ट्रेड्स, तो डाई हाइब्रिड की बात हो रही है, एंड कैरिड आउट डाई हाइब्रिड क्रॉसेस बाय क्रॉसिंग देम। The traits appeared in the first generation were termed as dominant, जैसे कि मोनो हाइब्रिड में हुआ था। When he used these F1 progeny to generate F2 progeny by self-pollination, plants of different types were produced. In some plants, both the traits were dominant, while in some plants both were recessive, and some plants exhibited mixed traits. ये जो न्यू मिक्सचर फॉर्म हुआ था आपका, This indicates that traits are inherited independently. ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज विद अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ। अब दोनों में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा होता है, ए जो होता है आपका वो डोमिनेटिंग होता है ना ऐसा, ठीक है। एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। अब आपको ये कहा जा रहा है, इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू व्हिच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट, वाई और वाई। ये इंफॉर्मेशन क्या काफी है जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन जो है, कौन सा ट्रेट जो है वो डोमिनेटिंग है, तो आप कहोगे नो। द गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ टू डिटरमाइन द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ। उसका रीजन देखो बहुत सिंपल है भाई, ए बी ओ ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, होता है ना ए बी ओ, तो जो टाइप ए होता है ये हमेशा डोमिनेंट होता है। अब अगर डॉटर में ओ ग्रुप ट्रांसफर हुआ है, इसका ये कब पॉसिबल है,
देखो अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो हो सकता है कि होमोजाइगस हो ए या हेट्रोजाइगस, लेकिन अगर मदर का ब्लड ग्रुप हुआ तो फॉर श्योर ये हेट्रोजाइगस ही होगा, नॉट हेट्रोजाइगस, क्या होगा, होमोजाइगस। क्या होगा, होमोजाइगस, यानी कि सेम पेयर, ओ के केस में तो सेम पेयर बने, अगर ओ कह रहे हो तो ओ ही। अब अगर डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है तो फॉर श्योर फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो हेट्रोजाइगस होना चाहिए और मदर का ओ होगा, तभी ये पॉसिबल, क्योंकि मैंने कहा कि ए डोमिनेटिंग होगा। समझ में आ गया केस, ठीक है, तो इसी तरह से आपको आंसर करना। जी सेम, अगर से वही वही इसी चीज की तो बात कर रहे हैं।